नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सन रेडियो में। फ्रेंड्स, ये वास्तुशास्त्र का सेकंड पार्ट है। जो पॉडकास्ट आपने पहले देखा था, ये उसी का सेकंड चैप्टर है। तो जिसमें वास्तु एक्सपर्ट मंगेश जी और उनकी बेटर हाफ शिवानी जी ने इस पॉडकास्ट में जो डिफरेंट केसेस उनने अब तक किए हुए हैं वास्तु के ऊपर, उसके बारे में जो रियल लाइफ जो केसेस उन्होंने किया है उसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कशन किया हुआ है। और इसमें बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी है, जैसे कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और या तो किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें भी वास्तु का एक रोल होता है। तो उस टॉपिक पे भी, उस केस पे भी उन्होंने काम किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने पहला चैप्टर इसका नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, उसे भी ज़रूर देख लीजिए। तो आइए मिलते हैं वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर मंगेश जी और उनकी बेटर हाफ शिवानी जी से। सर, अभी तक आप लोगों ने कितने केसेस सॉल्व किए हैं? अभी तक हमारे 1000 के ऊपर सक्सेसफुल केस स्टडीज हमारे पास हैं। और इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, देन लैंड, हेल्थ इश्यूज, मैरिज इश्यूज, ऐसे काफी सारे सक्सेसफुल केस स्टडीज है हमारे पास। और हमने ये ऑल ओवर इंडिया में सॉल्व की है। हमारी कंसल्टेंसी ऑल ओवर इंडिया में चलती है और काफी अच्छे तरीके से चल रही है। इंडस्ट्रीज में किस टाइप से आप मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा। एक हमको माइंस की इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में हमको बुलाया था। लगभग वो 18 एकड़ में वो फैक्ट्री थी। 18 एकड़ में वो फैक्ट्री थी। और फिर हमने एज पर उनके हमने मैप्स मंगवाए, हमने उनका नॉर्थ निकाला, देन उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिए। तो हमने उनसे प्रॉब्लम लिए, तो उनके प्रॉब्लम्स थे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है और उनके जो पार्टनर्स हैं उनसे उनकी कुछ जो आपने बोल रहा था कलेश हो रहा है, उनकी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है। और भी कुछ इश्यूज थे, जैसे फैक्ट्री में नुकसान हो जाना या बेवजह कहीं पे भी आग लग जाना। तो ऐसे काफी सारे इश्यूज थे। तो हमने उन पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किए। जो भी हम जमीन में जो ट्रीटमेंट करते हैं या फिर उनका हमने टॉयलेट ट्रीट किए, एंट्रेंस ट्रीट किए, उनका जो मेन गेट था उसको ट्रीट करवाए, जो भी हमने उनको ट्रीटमेंट बताया। तो ये इस तरीके से हमने उनका ट्रीटमेंट किया और ये रिजल्ट हुआ कि लगभग हमारे ट्रीटमेंट करने के बाद एक 2-3 महीने बाद तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो लगभग 9 महीने बाद हमको ऐसा पता चला, या उन्होंने उनके जो अकाउंटेंट थे उन्होंने हमको बताया कि लगभग उनकी फैक्ट्री ने अब तक के, जब से फैक्ट्री है तब से लेके अब तक के, उन्होंने हाईएस्ट ये साल में अर्निंग की है और लगभग 40 करोड़ का उन्होंने बेनिफिट उठाया। हाँ, इवन उनके एम्प्लॉय ने बताया कि आज तक की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि हमको 13 महीने की सैलरी मिली, 1 महीने की सैलरी हमको बोनस मिली। तो वो उनके जो एम्प्लॉय थे वो भी खुश थे, जो फैक्ट्री ओनर थे वो भी खुश थे। तो ऐसा ये फैक्ट्री का केस था। जनरली लोगों को लगता है कि शायद ये धंधा हमसे हो नहीं पा रहा है जी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके में वास्तु दोष हो सकता है, इसलिए 100% वास्तु दोष हो पाता है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो हमारे एनवायरनमेंट से ही क्रिएट होते हैं और वो प्रॉब्लम हमको एनवायरनमेंट थ्रू ही आते हैं। तो अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक करेंगे तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे एनवायरनमेंट से बाहर जाने लगेंगे। तो इसी को हम वास्तु, एक्चुअली ये वास्तुशिल्प शास्त्र हम इसी को बोलते हैं। जी, आपने अभी बोला कि शादियों का भी वास्तु आप ठीक करते हैं, तो ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आया कि शादियों में कैसे वास्तु काम करता है। जी, एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक केस आया था। तो उनका मेन कंसर्न था कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही। तो वहां पे जब हमने उनका घर का वास्तु चेक किया तो उनके घर में साउथ ईस्ट इम्बैलेंस था। मंगल कार्य जो होते हैं ना वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखे जाते हैं और वहां पे साउथ ईस्ट में टॉयलेट था। तो जो कि उनके घर में कोई मंगल कार्य नहीं बना दे रहा था और साउथ ईस्ट में किचन थी और वहां पे ब्लैक कलर का ओटा आ गया था जो उनकी फायर को बैलेंस कर रहा था। और साउथ वेस्ट में भी इनबैलेंस था। साउथ वेस्ट जो संबंधों की दिशा होती है, तो संबंध ठीक नहीं, जुड़ नहीं रहे थे। तो फिर हमने वो साउथ ईस्ट के टॉयलेट को ट्रीट किया, साउथ ईस्ट की किचन को भी ठीक किया, देन उनका एंट्रेंस गलत था उसको भी ट्रीट किया और साउथ वेस्ट को भी बैलेंस किया। तो ये रिजल्ट हुआ कि उनके यहाँ पे रिश्ते आने लगे और फिर उनका शादी भी हो गया। तो ये ब्लैक ओटा आपने बोला कि किचन में ब्लैक ओटा था। जी, तो काफी लोगों के जी हर घर में जी 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 ये क्या ठीक है? एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि ब्लैक हो गया वाटर और साउथ ईस्ट जो है वो फायर, अग्नि की दिशा हो गई। तो वहां पे ऐसे हो गया कि आपने आग में पानी लाके डाल दिया तो आग तो बुझेगी ही। तो इस तरह से वो साउथ ईस्ट इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा,
तो ये मतलब ओटे का, किचन के ओटे का भी बहुत बड़ा एक रोल है। जी जी, मैंने आपको मतलब इसमें इसके पहले भी बताया था कि हर डायरेक्शन का एक एलिमेंट होता है। साउथ ईस्ट आ गया फायर एलिमेंट, फायर में अगर आपने अग्नि में पानी ला के रख दिया तो वैसे भी अग्नि और पानी की जमती नहीं, तो वो डायरेक्शन को खराब कर रही थी। अगर फायर वीक हो गई तो मंगल कार्य नहीं होंगी, क्योंकि शादी एक मंगल कार्य होती है ना, तो वो इस तरीके से वो वहां पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट नहीं हो पा रही है, जी, सेल करना है मुझे लेकिन सेलिंग नहीं हो पा रही, तो जी उसका भी कुछ ट्रीटमेंट? जी, अभी तो हमारे वो काफी काम चल रहे हैं। जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल नहीं होती, तो अभी उनकी हम पर काफी प्रोजेक्ट्स, मतलब काफी हमारी वो कंसल्टेंसी चल रही है। प्रॉपर्टी अगर सेल आउट नहीं हो रही तो हम उसमें कुछ प्रॉपर्टी में कुछ रेमेडीज कर देते हैं, जिन उसमें होता है ऐसा है कि कुछ दिन बाद वो प्रॉपर्टी अपने आप बिकना शुरू हो जाती है। जैसे हमने एक, अभी मैं आपको रिसेंटली एक केस बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे एक 10 एकड़ का जो लैंड था उनका, वो काफी सालों से सेल आउट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, उसके बाद उन्होंने हमसे कंसल्ट किया। हमसे कंसल्ट करने के बाद हमने वहां पे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट करने के लगभग 3 महीने बाद वो सेल आउट होना शुरू हुआ और 1.5 महीने में 95% सेल आउट हो गया। हाँ, तो उसपे हमारा परसेंटेज रहता है कि हम इतना परसेंटेज और कुछ हमारे चार्जेस लेंगे। तो हमने अभी तक ऐसे काफी प्रॉपर्टी को, मतलब लैंड हो गई या कोई फ्लैट स्कीम है जो सेल आउट नहीं हो रही है, तो ऐसे काफी सारे हमने सेल आउट करके दिए। सर बात आ जाती है पैसों की, जी, मतलब ये पूरा आप कितना चार्ज करते हैं इसका, मतलब पूरा जो आपका विजिट का है, आपका कितना चार्जेस है उसके? आप जी, वास्तु विजिट के लिए हम 1000 स्क्वायर फीट के लिए मिनिमम 50,000 हम चार्ज करते हैं बने हुए घर का। मतलब जो बना हुआ घर है उसमें हम मिनिमम 50,000 उसमें चार्ज करते हैं। उसमें हम आके स्कैन करते हैं एंड देन हम फिर रेमेडीज बताते हैं उसमें सारा कुछ इंक्लूड रहता है? नहीं, वो हमारा खाली विजिटिंग चार्ज है। फिर उसके बाद जो भी रेमेडीज आती है, ज्यादातर हम ज्यादा कॉस्टली रेमेडीज नहीं बताते। जैसे मान लीजिए कर्टन चेंज कर लीजिए, या फिर कोई वॉल में गलत कलर आया तो उसको आप रिकलर करा दीजिए, कोई लाइट्स लगा दीजिए, या फिर कहीं वहां पे स्ट्रेस पॉइंट है तो वो रेमेडी थोड़ी हम करके देते हैं। एंट्रेंस टॉयलेट ट्रीट कर रहा है तो वो रेमेडी हमारी तरफ से होती है। बाकी कुछ सिंपल ही रेमेडी रहती है। सर अब तक का अपना हाईएस्ट कितना आपने चार्ज किया है अपने काम के लिए? हाईएस्ट कंसल्टेंसी जी, अभी तक हमने फैक्ट्री में अबाउ 11 लाख के ऊपर हमने कंसल्टेशन चार्जेस लिया है। जी, अच्छा, उसका स्क्वायर फीट क्या आपने बताया? स्क्वायर फीट? जी 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 जी, हमने लगभग 30-35 एकड़ तक के फैक्ट्री पे भी काम किया है। जी, ये तो फैक्ट्री में तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज वहां पे रेमेडीज भी उतना लगता है। तो उसके हिसाब से मैंने जो बताया आपको, ये 11 लाख ये हमारा ओनली कंसल्टेशन चार्जेस है। फिर वहां पे विजिट होती है, रेमेडीज होती है, तो वो बजट जाता है। और वो कुछ भी नहीं है, वो लोग लगभग 3 महीने में उसके बहुत सारा कमा लेते हैं। पैसा भी उससे निकल जाता है, बहुत सारा निकल जाता है, और आपको वन टाइम ही पे करना है। उनका वो टर्नओवर ही इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी नहीं लगता उसके सामने। जी, वर्थ लगता है। सर हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप्स, इनके लिए भी मतलब? जी जी जी, अभी हमारा एमपी में ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। और वो वहाँ की शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि उनके वो जो उन्होंने हॉस्पिटल खरीदे थे उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था और हमारे लिए भी। तो हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिए, और ट्रीटमेंट करने के 3 दिन बाद उनकी रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद उन्होंने सारा प्रोजेक्ट हमको दिया, और वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, एमपी में बन रहा है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो उसका भी काम है। और आपने बोला कि रेस्टोरेंट, तो अभी नागपुर में एक मॉल के ऊपर एक ओपन टेरिस रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, उसका भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हर जगह पे वास्तु काम करता है। हम यहाँ पे बैठे हम एक उस पर्टिकुलर जोन में बैठे हैं, आप पर्टिकुलर जोन में बैठ रहे हैं, मैं कहाँ दिख रहा हूँ, मतलब हर जगह पे वास्तु है और हर जगह पे वास्तु काम कर रहा है। तो ऐसे हर जगह पे हमने काम किया है। जी, मतलब वास्तु ठीक होने से चीजें काफी स्मूथ हो जाती है। एग्जैक्टली वास्तु ठीक होने से काफी सारे चीजें ठीक हो जाती है। सबसे पहले हमने हमारा वास्तु ठीक किया, देन उसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया में विदाउट एडवर्टाइजमेंट हम काम कर रहे हैं, और काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जी, मतलब हमको समय नहीं मिल पाता। जी, मान लीजिए किसी ने वास्तु अपना ठीक करा लिया जी, और वास्तु आपसे उन्होंने चेक करवाया, आपने सारी रेमेडीज कर दी, अब वो बैठ गया आराम से कि भाई अब मेरे को कुछ नहीं करना तो क्या ये मतलब आगे उसकी प्रोग्रेस होगी? नहीं, एक्चुअली वास्तु जो है
अगर आपने वास्तु कर लिए तो वास्तु के साथ साथ आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि वो आपके कर्म को और बूस्ट अप करता है। हम जो है वो चैनल है जो आपके कर्म को और एनर्जाइज करते हैं और बूस्ट अप करते हैं। तो आपका जो गोल है उसको अचीव करने में हम मदद करते हैं। तो इस तरह से एग्जैक्टली वास्तु काम करता है। अगर आप पूरा वास्तु कर लेंगे और बोलेंगे कि हाँ अभी मेरे पास अपने आप काम आते जाएंगे, पैसा आते जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब सिर्फ वास्तु ठीक करके बैठ जाना नहीं। सर मान लीजिए किसी को शादी के बाद बच्चे में प्रॉब्लम हो रही, बच्चे होने में जी, तो उसमें भी कुछ हीलिंग्स आप करते हैं? जी, बच्चे होने में हीलिंग्स भी करते हैं, बट हमने वास्तु में उसके काफी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। हमारे पास ऐसे 2 केस आए थे जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे, और ऑब्वियसली अगर वो हमको बुलाएंगे तो सारा कुछ ट्राई करने के बाद ही बुलाएंगे। तो हमने उनका हिस्ट्री लिया, तो उनका कहना था कि हमने सारी पैथी हमने ट्राई कर ली, बट उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने लास्ट ऑप्शन करके हमको बुलाया था। हमने उनके यहाँ पे वास्तु में करेक्शन किए, कुछ इम्बैलेंसेस थे उसको ठीक किया, कुछ देवता इंस्टॉल किए। ये उसका ये रिजल्ट हुआ कि लगभग 1-2 साल बाद उनके घर में 2 बच्चे मतलब आए। और ऐसे काफी केसेस हमने किए और उनमें उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो हमने वो भी रिजल्ट वास्तु थ्रू लिया है हमने। जी सर, कभी आप जैसे विजिट पे कहीं गए किसी घर में या कोई इंडस्ट्रीज में, तो कहीं ऐसा पैरानॉर्मल मतलब आपको ऐसा लगा है कहीं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहां पे हुई है या हो रही है, कुछ एनर्जी ऐसी फील हुई है नेगेटिव बहुत ज्यादा? जी, आपने काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा सवाल पूछा है। पैरानॉर्मल जो आप बोलते हैं वो एक वन टाइप ऑफ कॉन्शियस एनर्जी होती है। तो ये हम ये नहीं बोलेंगे कि जैसा आपको बचपन में बताया गया या दिखाया गया ऐसा डरावना, ऐसा नहीं होता, बट होता है। मतलब समटाइम्स ऑफ वहाँ पे जो अनसेटिस्फाइड सोल होता है, या अगर मान लीजिए किसी एनिमल को वहाँ पे गड़ा दिया है तो उसके वाइब्रेशंस रहते हैं, तो ये रहते ही रहते हैं। अगर कहीं पे होगा तो वो भी ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे मैडम ने आपको बताया कि हम एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, जैसे जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल है, तो हम जो लैंड में कुछ ऐसे रेमेडीज करते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को वहां से शिफ्ट करके वहां पे पॉजिटिविटी बढ़ाती है। जी, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो लैंड में क्या हुआ है सालों पहले, और हमने तो अभी परचेस करके घर बना रहे हैं, तो एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या है वो हमें नहीं पता है। जी, तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं वो होगा ही। जी, 100%। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि वास्तु का स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है, लैंड सिलेक्शन से। जो आपका सवाल था कि ओरिएंटेशन से पहले बुलाना कितना जरूरी है, तो लोगों को लगता है कि हमारा एंट्रेंस सही जगह पे आ गया, टॉयलेट सही जगह पे आ गया। यहाँ से वास्तु की एक्जैक्टली से शुरुआत होती है आपकी जमीन से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसी हमारी प्रकृति है रजस सत्व तमस वात पित्त कफ, वैसी जमीन की भी प्रकृति होती है। तो हर जमीन हर पर्पस के लिए नहीं बनी होती है। मान लीजिए कोई जमीन है तो वहां पे खाली कमर्शियल काम ही होगा, कोई जमीन है वहां पे खाली गोडाउन ही होगा, और कोई जो जमीन है वहां पे खाली आप रहने लायक की जमीन है। तो ये भी है तीन प्रकार की जो जमीन है, और उसी में उसकी हमको क्या प्रयोजन करना है वो डिपेंड करता है कि वो जमीन किस तरीके से है। और आपने ये भी देखा होगा कि काफी लोग बोलते हैं कि हमने ये घर ले लिया और हम काफी आगे बढ़ गए, और आपने ये भी सुना है कि जब से हम उस घर में गए तो तकलीफों ने हमारा जो पीछा पकड़ा है वो छोड़ नहीं पा रहे। ये इसी का वही रीजन है कि अगर आपने ऐसा एटमॉस्फेयर पकड़ लिया तो वो आपको 100% अफेक्ट करेगा ही करेगा। और इस तरह की जो लैंड होती है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही चलना है, उसको चेक करेंगे और फिर वो आपको गाइड करेंगे कि ये किस तरह की लैंड है। फिर वहां पे जैसे आपने कंसेप्ट सुना होगा यिन एंड यांग, तो वो कंसेप्ट भी लैंड के लिए फॉलो होता है कि कौन सी एनर्जी आ रही है, लैंड किस तरह की एनर्जी इमिट कर रही है। अगर से मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी है तो वहां पे वो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उस तरह से भी उसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर नेगेटिव है तो उसको किस तरह से यूज करेंगे, या फिर अगर वो पॉजिटिव सेंट्रीफ्यूगल है तो उसको किस तरह से अपन डेवलप कर सकते हैं, ये भी लैंड में आता है। तो मैम ये जैसे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में मतलब ज्यादा वास्तु मतलब फॉरेन में भी चलता है, वहां पे लोग ज्यादा मानते हैं कि इंडिया में ज्यादा इसकी? जी, अगर आप देखोगे तो फॉरेन कंट्री में सबसे ज्यादा वास्तु फॉलो करता है। जो दुबई और सिंगापुर है वो टोटली वास्तु ऑस्पिशियस सिटी बनाई गई है। और आपको ये सुन के आप अचंभित हो जाओगे, ये सारा नॉलेज इंडिया से ही बाहर गया है और फिर से रिफाइंड होके इंडिया में आ रहा है।
मतलब ये जो है हमारे जो वेद और जो हमारे ग्रंथ थे, इसमें ही ये सारा कुछ दिया है, यही बाहर गया है और यही वहां से रिफाइंड होके फिर से आ रहा है। जो सिंगापुर और जो दुबई सिटी है, ये टोटली वास्तु एस्पिशियस बनी हुई है। अब देखिए ना, दुबई कितना डेवलप हो रहा है, सिंगापुर कितना डेवलप हो रहा है, और वहां के लोग 100% वास्तु फॉलो करते ही करते हैं जी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्लाइंट है, मतलब जो हमारा जो कुंडली कंसल्टेशन होता है, वहां पे हमारे पास मेलबर्न से क्लाइंट है, दुबई के क्लाइंट है, लंदन के क्लाइंट के, कैलिफोर्निया के क्लाइंट है, जो हमारे सिम से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेते हैं जी। आपके विजिट के टाइम कभी आपको कभी नेगेटिव एनर्जी मतलब पैरानॉर्मल कभी आपको महसूस हुआ है क्या? जी हुआ है। तो पैरानॉर्मल हमको तो बहुत बार मतलब हुआ है, और उसका हमने ट्रीटमेंट भी किया है। तो एक केस है, एक ऐसा हुआ था कि एक फैमिली जो अपने जो उनकी जॉइंट फैमिली थी, कुछ फैमिली मन मुटाव के कारण वो कहीं और रहने के लिए गए थे, और वो जहां पे रहने के लिए गए थे वो एक नई फ्लैट स्कीम बन रही थी, मतलब बन की जस्ट रेडी हुई थी, बट वो फैमिली में कुछ मन मुटाव के कारण वो वहां पे रहने के लिए गए। तो वो उन्होंने जल्दी से वो परचेस कर लिया, और वहां पे वो पहली फैमिली थी। तो वहां पे जब वो रहने गए तो उनको कुछ दिक्कत आने लगी, और वो मेरे पुराने क्लाइंट थे। तो एक तो उन्होंने मुझे पहले ही बुलाना था, बट उन्होंने रहने के बाद बुलाया। मैंने जैसा आपको बताया कि जब हमको तकलीफ आती है तब हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब वो वहां पे हमने विजिट की, तो हमको वहां पे कुछ पैरानॉर्मल हमको एक्टिविटी मिली, वहां पे कुछ हमको अनसेटिस्फाइड स्पिरिट एनर्जी मिली। तो और वो भी हमको इंस्ट्रूमेंट ने बताया। तो हम फ्लैट स्कीम थी, और तो हमने उनको बोला कि आप एक काम करिए, आपके जो बिल्डर है आप उनको पूछ के देखिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था क्या, क्योंकि हमको इंस्ट्रूमेंट ने बताया, कोई बाबा वाला काम नहीं है, हाँ मुझे फील हुआ, मुझे दिखा, ऐसा नहीं है। तो मैं बोला कि हमको हमारे इंस्ट्रूमेंट ने हमको एक इंडिकेट किया है, तो आप एक बार आपके जो बिल्डर्स हैं उनसे आप एक बार पूछ के देखिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ इवेंट हुआ था क्या। तो बिल्डर भी आपके मेरे जैसे यंगी है, तो वो बोले कि हमको पता नहीं, बट हमारे फादर ने ये जगह लेके रखी है, तो हम उनसे पूछ के देखते हैं। तो उनके फादर ने बताया कि यहाँ पे एक पहले ये साहूकार कुछ रहता था, और वहां पे उसके घर में जो एक फैमिली रहती थी, जो केयर टेकर होते हैं ना, वैसे ही। तो उनकी करंट लग के वहां पे डेथ हो गई थी, और उनके पीछे उनका बीबी और बच्चा था। तो वो जो मेल थे उनकी वजह से वहां पे डेथ हो गई थी। उसके बाद वो साहूकार पूरा कर्जे में डूब गया, फिर उसने वो जमीन सस्ते में बेच दी, ऐसे वो जमीन इनके पास आई। तो वो जो उसका था, जो उसके क्या बोलते हो, जो उसके ड्रीम्स थे, जो उसके सेटिस्फेक्शन था, वो रह गया था। तो वो एनर्जी वहां पे थी, और उसके वजह से वो यहाँ पे दिक्कत दे रही थी। हाँ, वो यहाँ पे दिक्कत दे रही थी। तो हमने उसका कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट किया सात्विक तरीके से, क्योंकि इसमें वाम मार्ग भी होता है, और कुछ हम सिंपल रेमेडीज उसके लिए यूज करते हैं। उसके लिए हम रॉड्स, ऑयल यूज करते हैं, ताकि हम उनको भगा नहीं रहे, हम उनको रिक्वेस्ट करके हम उनको बाहर निकालते हैं। और वैसे हमने वहां पे ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद कुछ हम उनको कुछ रेमेडीज भी बताते करने के लिए, वो उन्होंने वो ट्रीट किया। उसके बाद वहां से वो जब हमने रीचेक किया लगभग 2-2.5-3 महीने बाद, तो वहां से वो एनर्जी जा चुकी थी, एंड वो फैमिली अभी हैप्पी फैमिली है जी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहले उनकी कोई भी फ्लैट सेल नहीं हो रहे थे, वो एक फैमिली रहने के बाद भी। जैसी वो एनर्जी वहां से मूव आउट हो गई, तो मुझे लगता है 3 महीने में लगभग 85-90% पूरे फ्लैट सेल आउट हो गए। मतलब रेमेडी उन्होंने वो की, और उनका बेनिफिट बिल्डर्स को भी मिला। जी, कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी थी, स्पिरिट, वो मतलब रोक रहा था कि यस एग्जैक्टली बाधा बन रहा था। अच्छा जी, ऐसे काफी केसेस हैं, तो हमने ट्रीट किए, और इनके हमको काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा जी सर, ये कुंडली और वास्तु का मतलब आपस में क्या कनेक्शन है? जी 100% वास्तु में हम कुंडली का कनेक्शन होता है, क्योंकि जैसा आपने सुना होगा कि हमको नॉर्थ फेसिंग ही प्लॉट लेना चाहिए, ईस्ट फेसिंग ही लेना चाहिए। हम साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को बहुत बुरा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। साउथ डायरेक्शन बहुत ज्यादा पैसा देने वाली डायरेक्शन है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, जो नॉर्थ के लिए सुटेबल है, ईस्ट के लिए सुटेबल है, वेस्ट के लिए या साउथ के लिए सुटेबल है। उसके बाद फिर आपके कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, आपको किस दिशा का बेडरूम सुटेबल होगा, आपको कहाँ बैठना चाहिए, आपकी पैसे, आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुंडली से हम आपकी पैसे के डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि कहाँ पे आप बैठे तो आपके पास धन
कंटिन्यू आता रहे, या फिर आप अगर आपका कमर्शियल प्लेस है तो आपकी एंट्रेंस कुंडली के ऊपर से कैसे रहेगी वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति की कौन सी दिशा है, अभी आपने सुना होगा कि विश फुलफिलमेंट होनी चाहिए, तो विश फुलफिलमेंट जो आपकी विश है वो किस दिशा में लिखनी चाहिए, या जो हमारा विजन बोर्ड है हम वो इसको किस दिशा में लगा सकते हैं ताकि वो विश पूरी हो जाए। तो ये भी हम कुंडली से उसको देख के हम वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। जी सर, और कोई ऐसे टिप्स आप मतलब फ्री में एडवाइस करना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए, जो मतलब बेसिक चीजें जो डे टू डे लाइफ में अपने घर का मतलब बेसिक वास्तु ठीक कर सकते हैं? जी ऐसा तो मैंने आपको खुद बोला कि ऐसा कोई फ्री का टिप्स मतलब होता नहीं है, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम है। बट हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे एक जो घर में सॉल्ट का पोछा हो गया, नमक के पानी के पोछे से काफी सारे नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है, वो करिए। घर में अच्छे फ्लावर्स रखिए, पेड़ पौधे रखिए। उसके बाद अच्छे अगर आप मंत्र चैंटिंग लगाते तो वो लगा सकते हैं। अच्छा एसेंस का यूज करिए, जितना हो सके उतनी रोशनी, फ्रेश एयर घर में आने दीजिए। तो इससे ये बेसिक इतना ही रहेगा, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है, हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग है, हर किसी के लैंड एनर्जी अलग है, हर किसी के डिजायर अलग है। तो ऐसे कोई कॉमन, बस इतना ही आप कॉमन कर सकते हैं। जी ठीक है। सर मान लीजिए किसी ने कोई लैंड परचेस कर लिया है, मतलब मैंने कोई लैंड परचेस कर ली है, उसके बाद मैंने आपको बुलाया उसका वास्तु चेकअप करने के लिए, लेकिन आपने कहा कि भाई ये लैंड ठीक नहीं है, तो फिर अब कैसे क्या सॉल्यूशन है उसका? देखिए, इसमें अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट आती है। जैसे एक केस था जहाँ पे हमको जब लैंड परचेस करने के बाद बुलाया, तो वहां पे हमने जब चेक करने के बाद हमको पता चला कि वो लैंड में कुछ एनर्जी ही नहीं है, डेड लैंड है, वो डेड लैंड है। ठीक है, तो हम वहां पे कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसको हम जियो स्ट्रेस न्यूट्रलाइजर्स कहते हैं, तो वो हम लैंड में इंसर्ट करते हैं। तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो लैंड में जो भी निगेटिव एनर्जी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए अपने इंस्ट्रूमेंट में एब्जॉर्ब करता है, और अर्थ के अंदर से जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए सरफेस पे स्प्रेड करता है। तो इस तरह से वो जो डेड लैंड है उसमें वो एनर्जीज एड ऑन करता है, तो जो लैंड में जो दिक्कत आती है उससे वो दूर हो जाती है। तो इस तरह से फिर लैंड परचेस करने के बाद उसके एनर्जी के तौर पे या फिर एनर्जी के लेवल के हिसाब से फिर अलग अलग तरह की उसकी रेमेडीज आती है। अच्छा, तो उसमें एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि हमको जहां जहां भी स्पॉट मिलता है लैंड आगे, तो वहां पे हम 4x4 का हम खड्डा करवाते हैं, मतलब 4x4 और डीप भी 4 फीट, और फिर उसमें वो इंस्ट्रूमेंट हम इंस्टॉल करते हैं प्रॉपर, फिर उसको भर देते हैं। तो उसके बाद ये जो सारी प्रोसेस है शुरू हो जाती है, और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है। मतलब एक जो मैम ने हमको जो केस बताया वो ऐसा था कि वो लैंड रोड टच प्रॉपर्टी थी जिसको कोई भी नहीं खरीद रहा था। मतलब वो उसमें वो एक तो टोटली डेड लैंड थी और उसमें अट्रैक्शन कुछ भी नहीं था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि रोड टच प्रॉपर्टी को कितना वैल्यू है, बट उसको कोई नहीं खरीद रहा था। तो उन्होंने वो 8 करोड़ में खरीद लिए। उसके बाद हमने वहां पे ट्रीटमेंट किए। आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रीटमेंट करने के जस्ट 15 to 20 डेज में दूसरा कोई उनके पास आया और वो सेम प्रॉपर्टी को उन्होंने 15 करोड़ में मंगा। और फिर उनका फिर से कॉल आया 2 महीने बाद, उसी प्रॉपर्टी को 22 करोड़ में फिर से उन्होंने मांगे। बट उनको वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा था। मैंने बोला आप दे दीजिए, मैं आपको दूसरी जमीन दिला के देता हूँ अच्छी वाली। बट उनका कहना था कि नहीं, रोड टच प्रॉपर्टी है, वहां पे उनको कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े करने हैं, तो इसलिए उन्होंने सेल आउट नहीं की। तो आप सोच सकते हैं जो एनर्जी का जो लैंड आज तक दिख नहीं रही थी और उन्होंने वो 8 करोड़ में परचेस कर लिए, 15 to 20 डेज में उसका वैल्यू डबल हो गया। और देख 2 महीने बाद 22-23 करोड़ में वो वही सेम लैंड को मांग रहे हैं उनको। तो कितना चेंजेस आता है अगर हम ये प्रॉपर एक साइंटिफिक थ्रू अगर वास्तु या लैंड का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये ऐसे ही होता है। जी सर, जो पेरेंट्स है अभी उनको भी अपने बच्चों की पढ़ाई का टेंशन रहता है, तो उसके लिए भी वो कुछ वास्तु रेमेडी फॉलो कर सकते हैं या फिर कुछ रेमेडी उसके लिए भी है? जी एक्चुअली वास्तु में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट करके जो डायरेक्शन या जोन आता है वो एजुकेशन एंड सेविंग का होता है। तो अगर उसमें कुछ भी इनबैलेंस रहा तो एक तो आपका बच्चा प्रॉपर पढ़ेगा नहीं, या फिर उसमें सेविंग में दिक्कत आएगी। तो पहले तो हम वो चेक करते कि वहाँ पे कुछ
इनबैलेंस है तो उसको हटाने के लिए बोलते हैं। वहां पे मान लीजिए अगर WSW में टीवी आ गई तो बच्चा आपका सिर्फ टीवी देखेगा। हाँ, तो उस जगह पे हम ये करते हैं कि आप स्कूल बैग रख दीजिए, अपने बुक्स रख दीजिए, अगर पॉसिबल हो गया तो स्टडी टेबल वहां पे रख दीजिए, ताकि आपका बच्चे का ध्यान पढ़ने की तरफ जाए। क्या बोला आपने? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर टीवी आ गया जी, अच्छा, तो मतलब बच्चे का ध्यान हमेशा टीवी, वो जैसे घर में आएगा उसको कार्टून याद आएगा, या फिर और भी जो कुछ देखता है वो टीवी याद आएगी उसको। मोबाइल के लिए कुछ आजकल बच्चों जी बिल्कुल बिल्कुल। आप WSW में उसको जो चाहिए वो लगा दीजिए, वो रख दीजिए, आपका बच्चा उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब जी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आप जो भी चीजें रखेंगे बच्चा उधर अट्रैक्ट हो जाएगा, बच्चा अट्रैक्ट जी। या फिर अगर वो पढ़ाई के लिए चाहते हैं आप, तो कुंडली में उसका 4th हाउस एक्टिवेट करवा दीजिए। बच्चा बड़ा है, उसको हायर एजुकेशन लेना है तो 9th हाउस एक्टिवेट करवा दीजिए। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इवन जो IAS IPS जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी कुंडली में भी ये योग होते हैं, और उसी के जरिए वो उतने पढ़ाई करते हैं और वो उस मुकाम को हासिल करते हैं। एक्टिवेशन भी आप मतलब हाँ जी, कुंडली में हम कुंडली कंसल्टेशन भी करते हैं, जिसमें हम सिंपल रेमेडीज बताते हैं, और उसका कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, एक नॉर्मल फीस लेते हैं। उसमें हम एक प्रॉपर फाइल बना के देते हैं जिसमें कुछ उपाय रहते हैं, कुछ डोनेशन रहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उससे भी काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक हम नॉर्मल हमारा कुंडली कंसल्टेशन का शुरू होता है 5500 से। अच्छा, हाँ जी। सर, आपके लाइफ का पहला केस कौन सा आपको मिला था, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था? वास्तु का? हाँ, वास्तु का। जी। तो सबसे जो पहला मुझे केस मिला था वो एक बैंक का मिला था, गवर्नमेंट बैंक का। मैं अभी इसका नाम नहीं ले सकता, और वो मुझे बहुत बड़ा केस मिला था। जनरली ऐसा होता है कि पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे केस मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बैंक? जी, गवर्नमेंट बैंक था। और वहां का जो स्टाफ था, वहां की जो ब्रांच मैनेजर थे, वो मेरे किसी नोन पर्सन के फ्रेंड थे। तो उनको वहां पे बैंक में बहुत तकलीफ आ रही थी। मैं तकलीफ बताऊंगा आपको। तो उन्होंने खुद, जो बैंक के ऑफिसर होते, उन्होंने कलेक्शन करके मुझे पैसे दिए थे, और वो मेरा पहला केस था जहां पे मैंने 21,000 रुपीज चार्ज किया था पहले केस में। हाँ, और तो केस ऐसा था कि उनके, जैसे मैंने आपको पहला सिस्टम बताया कि मुझे मैप चाहिए था, उनके पास मैप नहीं रेडी था, उन्होंने मैप बनवा के लिया। उसके बाद मैंने उनके प्रॉब्लम्स मांगे। बैंक में क्या प्रॉब्लम आएंगे, तो उनका सबसे पहला प्रॉब्लम था कि हमारा जो कस्टमर है उनका बहुत रूड बिहेवियर है, मतलब वो आके हम पे चढ़ जाते हैं, बहुत एग्रेसिव नेचर की बिहेवियर है उनका। और फिर उसके बाद हमारी रिकवरी नहीं हो पा रही है, मतलब जो कस्टमर है उनका हमको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है और रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो हमारे वास्तु में E5 का एंट्रेंस आता है जो कि अति गुस्सा या जो एग्रेशन देता है, तो वो वहां का एंट्रेंस था। तो मैंने वो एंट्रेंस को ट्रीट किया। उसके बाद उनका नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट था, जो कि सपोर्ट का जो एक जोन होता है ना, वो वहां का, तो मैंने वो टॉयलेट को भी ट्रीट किया। तो वो ट्रीट किया। फिर कुछ मैंने वहां पे कुछ लाइट्स लगवाए, कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स रेमेडी रखवाई। 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब वहां पे मैंने कैमल रखवाया। हाँ, जैसा आपने देखा होगा कोई सन लगाते या कुछ, तो वो एक ऑब्जेक्ट्स जो उसको हम 3D रेमेडी प्लेसमेंट बोलते हैं, तो मैंने वो रखवाया। तो जब वो मैं सारे रेमेडीज कर रहा था, तो पैसे तो जो ऑफिसर, जो 2-3 लोग थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके मुझे दिए थे, और जो बाकी नॉर्मल स्टाफ था तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो जब मैंने जब सारे में रेमेडीज कर रहा था, तो उनको लग रहा था इससे क्या ही होगा, क्योंकि ये तो इससे क्या होने वाला है बैंक का। तो वो जस्ट लाइक उनको लग रहा था कि हाँ, बुलाया, कुछ कर रहा है। तो हुआ ये कि उसके लगभग 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया। वो दिन मुझे आज भी याद है, 31 दिसंबर था। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बिठाया। बिठाने के बाद मुझे स्नैक्स वगैरह ऑफर किया, और उन्होंने बताया कि हमारे कस्टमर का बिहेवियर बहुत हद तक चेंज हो गया, और उनका लगभग 1.5 महीने में 1 CR के ऊपर रिकवरी हो गया, बैंक का रिकवरी। और जो हमारा स्टाफ हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जो बोलते ना काम चोरी करना या कुछ भी बहाने बना के अपने काम को टालम टाली करना, वो सारा कुछ इशू चला गया। और जो स्टाफ को लग रहा था इससे कुछ नहीं होगा, वो सारे स्टाफ ने मेरा कांटेक्ट लिया और अपने अपने घर में वास्तु करवाया, विजिट करवाया। तो ये मेरा फर्स्ट केस था, जो बैंक का केस था। मैं बैंक का नाम यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज कर सकता है, बट अमेजिंग केस था। और मैं वो एक केस से मैं इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि तो अब तो लगा कि अपन और बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक कमर्शियल केस करना, वो भी गवर्नमेंट बैंक का करना, और उसमें
उसमें भी मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसा जो एक बैंक का जो कलर होता है, अब वो उनका ब्रांड का कलर है, वो चेंज नहीं कर सकते। जहां पे बिल्डिंग है वो रेंटेड बिल्डिंग है, तो वहां पे भी लिमिटेशंस थे। तो ये सारे के बावजूद मैंने वहां पे ट्रीटमेंट करवाई और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सर जैसे कि मैंने एक मूवीज में भी देखा है, जैसे जी। कॉन्जूरिंग एक मूवी आई थी, जी। हॉरर थी काफी, जी। उसमें मतलब ये और बहुत सी ऐसी मूवीज में देखा हूँ मैंने कि छोटे जो बच्चे होते हैं जी। उनको जो स्पिरिट होता है, जो नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, जी। या फिर उनका सिक्स्थ सेंस कुछ ज्यादा स्ट्रांग रहता है, या फिर जैसे डॉग्स भी जैसे रात में बार करता यस है। यस यस। तो ऐसा कोई आपका कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी आप विजिट पे गए हो, कोई जी। मतलब छोटे बच्चे से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हुई है पैरानॉर्मल में? जी 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 हुआ। एक केस था नागपुर का, और वो भी ऐसा था कि उनका बेटा जो कुछ सिक्स स्टैंडर्ड में था। में था, और उनको घर में कुछ हमेशा फील होता था कि घर में कुछ है, बट उनके माता पिता को लगता था कि क्या बच्चा है, कुछ फील होता होगा, तो उन्होंने हो इग्नोर सकता है किया, उसका वहम हो टीवी देख के वगैरह, या ऐसा उनको लगता था। बट कुछ दिन बाद उनको खुद को फील होने लगा, तो उनके जो नोन पर्सन है उनके थ्रू उनको हमारा कांटेक्ट मिला, और उन्होंने हमको तब कंसल्ट किया। और जब उन्होंने हमको कंसल्ट किया तब लगभग वो मई का महीना चल रहा था, और नागपुर में काफ़ी गर्मी होती है। तब जब उन्होंने हमको कंसल्ट किया, और एज यूजुअल हमने उनका मैप बनवाया, सारे कुछ चीज़ें हमने डिटेल में देखी। जब हमने उनके घर की स्कैनिंग की तो ये देखा कि वो एक फ्लैट में रहते थे, अब ज्यादा बड़ा फ्लैट नहीं था, और वहां पे बड़ा वाला कूलर लगा था, बट पर्टिकुलर एक ही रूम का टेम्परेचर एकदम अजीब था। हाँ, मतलब जैसा अभी यहाँ पे कूलर चल रहा है, तो ये वाले रूम का टेम्परेचर सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, उसका भी, बट एक रूम का टेम्परेचर काफी अलग था, और वहां पे अलग फील हो रहा था। मतलब ज्यादा गर्म या ठंडा? गरम, क्योंकि ज्यादा गर्म, बहुत मतलब ठंडे थे कंपैरेटिव टू, और वहां का एक ही रूम का टेम्परेचर ज्यादा था, और वहां पे एक बेड था। तो मैंने बोला यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है, तो वो बच्चा बोले मुझे यहीं पे कुछ फील होता है। फिर हमने प्रॉपर स्कैन किया, स्कैन में हमको कुछ इंफ्रारेड आईआर के पॉइंट मिले। हमने फिर वहाँ पे प्रॉपर रॉड और जो ऑयल मैंने आपको जो बताया मैंने वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किए, कुछ उनको बेसिक से रेमेडी बताई जो उनको करनी थी। वो सारा कुछ करने के लगभग 1 हफ्ते बाद उनका खुद का कॉल आया कि अब से वो उनको फील होना ही बंद हो गया। और फिर जब हमने उनका एक 5-6 महीने बाद जब उनका फीडबैक लिया, तो वो चीज पूरी तरीके से वहां से जा चुकी थी। जी। एक्चुअली ऐसा था कि वो बच्चा उस रूम में जाने से फिर डरने लगा, तो फिर वो धीरे धीरे जब वहां से वो एनर्जी गई तो वो उस रूम में जाने लगा, वहां से वो यूज टू होने लगा। तो इस तरह से फिर हमको वो फर्क समझ में आया। जी, और उनको भी फील नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, और वो बच्चे को भी वो फील नहीं हुआ। जी सर, आपने बोला कि 3D रेमेडीज आपने बैंक में लगवाई थी, जी, जैसे कि कैमल आपने बोला जी, तो ये सब कैसे वर्क करता है, और मतलब इसमें कौन सी चीजें और आती है? जी जी एक्चुअली कैसा है, 3D रेमेडी जो होती है ना, ये एक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड रहती है। जैसा अभी यहाँ पे ये लाफिंग बुद्धा आपने रखवाया है जी, तो ये लाफिंग बुद्धा ये हम इसको चाइना मानते हैं, मतलब ये चाइना से आया हुआ। अगर आप ये देखोगे तो ये हमारे किसका फॉर्म है, ये हमारे जो कुबेर जी है, ये उनके ही फॉर्म है। वहां पे जाके ये लाफिंग बुद्धा बन गए। तो ये कुबेर जी या लाफिंग बुद्धा ये पर्टिकुलर एक प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं। जब इनको हम प्लेसमेंट करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, तो हम उस प्लैनेट को ट्रिगर करते हैं, मतलब उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसा सन हो गया, स्वैन पेयर हो गया, आउल हो गया, या कैमल हो गया, तो ये पर्टिकुलर हर एक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो 3D रेमेडी हम एस्ट्रो वास्तु के जरिए देखते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे रहा है। आपने देखा होगा कई लोग हाथी रख देते हैं, हाथी राहु का प्रतीक होता है, कई घोड़े रख देते हैं, कई लाल घोड़े रख देते हैं, कई सफेद घोड़े रख देते हैं। तो ये सारा जो कुछ है ये आपके एस्ट्रो वास्तु, जब हम उस पर वर्क करते हैं तब आपकी कुंडली से समझ में आता है कि आपको 3D रेमेडी की जरूरत है, और है तो हम उसको प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट करते हैं ताकि उसका आपका प्रॉपर रिजल्ट मिले। जी तो सर थैंक यू सो मच, आप इतने दूर आए और मेरे चैनल के लिए आपने समय दिया है जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी मतलब नहीं पता थी जी, तो उसके लिए थैंक यू। और जो ये वीडियो पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर चाहते सर से अपना वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सर का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स
डाल दिया है, आप लोग उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। और हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लगभग आप 4-5 महीने से हमारे कांटेक्ट में हैं, बट हमारा काफी बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम आपको समय नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा। उसका भी जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।